हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ कॉपीराइट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि कॉपीराइट होता क्या है। यानी कि ये आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कॉपीराइट क्या होगा, यानी किस पे आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है। ठीक, तो यह बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि आपको मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूँ। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पेटेंट के बारे में बताया कि पेटेंट क्या होता है, इसके प्रोसीजर के बारे में बताया। फिर मैंने आपके इसके अमेंडमेंट के बारे में बताया जो आपके सिलेबस में एक अलग टॉपिक करके दिया था कि अमेंडमेंट ऑफ पेटेंट 1947 यानी 1970 यानी कि 1970 से क्या क्या उसमें बदलाव किए गए, क्या क्या सुधार किए गए थे पेटेंट में, उसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज हम एक नए टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है कॉपीराइट, जिसके बारे में हम लोग आज समझेंगे कि कॉपीराइट होता क्या है। ठीक, ये कब होता है, क्या इसके प्रोसेस है, सभी चीज़ें हम इसके बारे में आप जानेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे। और अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आता है, ठीक, तो आता है कॉपीराइट। तो पहले बात करते हैं कि कॉपीराइट जो होता है वो किन किन चीज़ों पे होता है। तो पहला होता है कि जो कॉपीराइट है वो दो चीज़ों पे होता है। पहला लिटरेसी वर्क पे। ठीक, पहला क्या है, लिटरेसी वर्क पे। लिटरेसी का मतलब क्या होता है? लिटरेसी का मतलब ये कि जैसे हम कोई किताब लिख रहे हों। ठीक, लिटरेसी का मतलब होता है, अगर इसकी हिंदी में मीनिंग बात करें तो इसका मतलब होता है साक्षरता। ठीक, साक्षरता इसकी हिंदी की मीनिंग होती है। तो इसमें सपोज करिए जैसे मैंने कोई बुक लिखा, ठीक, बुक लिखा और किसी पब्लिशर को दे दिया उसको प्रिंटिंग कराने के लिए, उसको छपाई कराने के लिए। लेकिन जिस पब्लिशर को दिया मैंने वही उसकी प्रिंटिंग, वही इसकी छपाई कर सकता है। इतनी बातें क्या हुई आपको समझ में आएंगी। अगर ठीक मान लीजिए हमने जिसको दिया बस वही उसकी छपाई कर सकता है। ठीक, अगर कोई दूसरा क्या करे कि वो ले ले, कहने का मतलब अगर कोई दूसरा प्रिंटिंग करता है तो हम उस पर क्लेम कर सकते हैं। तो क्लेम करना क्या कहलाता है भाई? कॉपीराइट कहलाता है। ठीक, यानी कि उस पर हम लोग पेनाल्टी कर देंगे, उस पर हम लोग क्लेम कर देंगे, यानी कि उसको उस पर हम लोग कर लगा देंगे कि उसको भाई पैसा देना होगा क्योंकि आपने मेरी चीज़ों को पब्लिश किया। या फिर हम उसको भाई गवर्नमेंट के द्वारा हम उस पर सज़ा की मांग करेंगे, उसके वो 6 से 3 साल की जेल भी हो सकती है। तो पहला ये रहा लिटरेसी वर्क पे। सेकंड होता है आपका आर्टिस्ट वर्क पे, यानी कि कलाकारी। मान लीजिए कोई हमने डिजाइन बनाया, कोई हमने इन्वेंशन किया, तो उस पर हम लोग कॉपीराइट लगा सकते हैं। ठीक, जो कॉपीराइट का सिंबल होता है वो C होता है, सर्कल में होता है। अभी इसके सारे बातों को हम लोग समझेंगे। अब एक बार कॉपीराइट के थोड़े से हम लोग लैंग्वेज समझ लेते हैं, फिर हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो इट इज़ एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ओनर ऑफ लिटरेसी एंड वर्क एंड आर्टिस्ट वर्क, यानी कि जो कॉपीराइट लगता है वो लिटरेसी वर्क और आर्टिस्ट वर्क पे देखने को मिलती है। इट प्रोहिबिटेड द अनऑथर प्रिंटिंग, यानी कि यह रोकता है, ठीक, अनऑथर प्रिंटिंग, यानी कि भाई जैसे ये सारी मैंने कोई बुक लिखा भाई, अब कोई ले जाके भाई जहाँ पे प्रिंटिंग करने के लिए दिया वो अपना लिख दे भाई रिटन बाय मी, डिस्कवर्ड बाय मी। तो इसका मतलब वो सारी चीज़ें किया, बस उसके प्रिंटिंग से, यानी कि उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी क्या कि भाई अपना नाम बनाने के चक्कर में उन्होंने अनऑथराइज्ड कर दिया, यानी कि वो अपना नाम दे दिया। तो ये क्या है, ये सब
कॉपीराइट्स है जब इस पे हम लोग ब्लेम करते हैं, इस पे जब कोई एक्शन ले जाता है वो कॉपीराइट कहलाता है। जैसे प्रिंटिंग करवा रहे हैं, कोई पब्लिशिंग करवा रहे हो, कोई ऑथर कोई काम करवा रहा हो, तो ये सब क्या है, कॉपीराइट्स है। आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ कॉपीराइट। टाइप्स ऑफ कॉपी विच सॉरी टाइप्स ऑफ वर्क विच इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट। कौन कौन से कार्य हैं जिस पे कॉपीराइट लगाया जा सकता है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे कॉपीराइट होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला है आपका लिटरेसी वर्क, यानी कि अगर हम लोग कोई चीज़ खोज रहे हैं, लाइक कोई बुक है, कोई पोएम है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हमने किया, तो उस पर कॉपीराइट लगाया जा सकता है। ठीक। सेकंड है ड्रामेटिक वर्क, जैसे प्लेम, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लेस प्लेस या फिर ड्रामा आप कह सकते हैं। यानी कि जो ड्रामा नाटक वगैरह होते हैं, रामलीला वगैरह होते हैं, तो वो क्या है, उस पर भी उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, कॉपीराइट उसको भी प्रोटेक्ट करती है। थर्ड आता है आपका म्यूजिकल वर्क सच एज म्यूजिकल कॉपरेशन, यानी कि कोई म्यूजिक होगा तो उस पर भी हम लोग कॉपीराइट लगा सकते हैं। थर्ड आता है आर्टिस्ट वर्क सच एज पेंटिंग, फोटोग्राफ एंड स्कल्पचरिंग। भाई कोई पेंटिंग किया, कोई डिजाइन बनाया, कोई अच्छा सा फोटोग्राफ निकाला, कोई अच्छी सी नक्काशी की, स्कल्पचरिंग की, तो उस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट ब्लेम लगा सकते हैं। तीसरा आता है सिनेमेटोग्राफी। उसके बाद है आपका साउंड रिकॉर्डिंग। पहले साउंड रिकॉर्डिंग समझ लेते हैं। भाई कोई हमने साउंड रिकॉर्ड किया, कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया, तो उस पर भी हम लोग कॉपीराइट लगा सकते हैं। भाई अगर किसी ने उसको चुराया और अपने नाम पे वो उसको बेच रहा हो, तो उस पर हम लोग कॉपीराइट लगा सकते हैं। थर्ड, उसके बाद आता है आपका सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी क्या होता है उसको समझिए। जैसे दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, जो वीडियोग्राफी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है ट्रेडिशनल, एक होती है सिनेमेटोग्राफी। ट्रेडिशनल का मतलब भाई जैसे कोई कहीं बाजा बज रहा हो, कहीं साउंड चल रही हो, भाई जिस अवस्था में जैसे जैसे हम लोग फ़ोटो खिंचाए वो कैसा है, ट्रेडिशनल हो गया। ठीक। और क्या है सिनेमेटोग्राफी का मतलब क्या है, भाई अगर आप कहीं हैं, कहीं और हैं, और उसके जो बैकग्राउंड है, उसके जो बैकग्राउंड यानी कि पीछे की जो चीज़ें हैं उसको चेंज कर दिया जाए। कहने का मतलब भाई आप खड़े घर पे हैं, बैकग्राउंड दुबई का लगा दिया जाए, तो वो क्या है, वो है सिनेमेटोग्राफी। तो ये क्या क्या चीज़ें रही, ये चीज़ें रही टाइप्स ऑफ वर्क विच इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, यानी कि इतने चीज़ों को कॉपीराइट से बचाया जा सकता है। तो पहला मैंने बताया लिटरेसी वर्क, सेकेंड बताया ड्रामेटिक वर्क जैसे मैंने आपको बताया प्लेस के बारे में, यानी कि ड्रामा के बारे में। फिर मैंने बताया कि भाई म्यूजिकल वर्क हो सकते हैं, जैसे कोई म्यूज़िक रिकॉर्ड कर रहा हो, उसकी कोई कॉपी चुरा के क्या कर दे, अपने नाम पे बेच दे, वो उस पर हम लोग अपना कॉपीराइट लगा सकते हैं। जैसे कोई पेंटिंग किया, कोई फोटोग्राफ्स हुआ, कोई स्कल्पचरिंग की, कोई सिनेमेटोग्राफी हुआ, यानी कि आप कहीं खड़े हैं और बैकग्राउंड कहीं का हो, तो उसको क्या किया, उस पर भी हम लोग कॉपीराइट लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट, यानी कि जो कॉपीराइट है उसके क्या क्या ड्यूरेशंस है और कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग और समझते हैं। आगे समझते हैं हम लोग। तो इस ड्यूरेशन का मतलब यही है भाई, जैसे कोई चीज़ें मैंने खोजी तो वो कब से कब तक रहेगी और वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट होगी, उसी को समझना है। तो द कॉपीराइट एक्ट 1957 कम इनटू द फोर्स फ्रॉम 21 जनवरी 1958, यानी कि जो ये ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट है ये कब आया था, 1957 में आया था, बट इसको कड़ाई से 21 जनवरी 1958 से लागू किया गया। द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट डिफर्स इन डिफरेंट केसेस, जो कॉपीराइट है वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट प्रकार से किए जाते हैं। तो पहला है ड्यूरेशन फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन टू लिटरेसी ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्ट वर्क इज लाइफ
ऑफ ऑथर 60 ईयर आफ्टर डेथ। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने कोई किताब लिखा, ठीक, या फिर मैंने कोई ड्रामेटिक वर्क किया, कोई म्यूजिकल वर्क किया, कोई आर्टिस्ट वर्क किया, तो इसको क्या होते हैं, उस पर भाई आपने पेटेंटिंग कराई है, पेटेंटिंग कराई है तो उसके क्या होगा, मैंने कोई बुक लिखा, ठीक, जब तक हम जिंदा रहेंगे तो उसके पैसे आएंगे। कहने का मतलब भाई, जैसे आपने कॉपीराइट प्रोटेक्शन क्यों लगा रहे हैं आप, जैसे भाई आपने पेटेंटिंग कराया तो उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे जितने भी होगा, तो कॉपीराइट यही कहता है भाई, आप जितने आपने जब से अपनी पेटेंटिंग कराई है तब से लेकर के 60 साल तक आपको उसके पैसे मिलेंगे, ठीक, और मरने के 60 साल तक आपके परिवार को दिया जाएगा, ठीक। यानी कि जैसे कुछ किताबें मैंने लिखी, कोई किताब लिखा, जब तक हम जिंदा हैं तब तक, और मरने के 60 साल तक हमको पैसे मिलेंगे। यानी कि अगर हम जब तक हम 60 साल तक हमको पैसा मिलेंगे और मरने के मेरे 7 साल तक मेरे परिवार को पैसा मिलेगा। तो ये पहला ड्यूरेशन ये कहता है कि भाई ड्यूरेशन पहला यही कहा कि ड्यूरेशन फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्टेड टू लिटरेसी ड्रामेटिक म्यूजिकल एंड आर्टिस्ट वर्क इज लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर आफ्टर डेथ। यानी कि आपको आपके जब से आपने लिटरेसी वर्क या फिर कोई भी चीज़ें की हैं, जैसे आपने म्यूजिकल में या फिर लिटरेसी वर्क में कोई चीज़ें लिखी, किताब लिखी, तो उसके 60 साल तक आपको पैसे मिलेंगे जब से आपने उसका पेटेंटिंग कराया है, और कब तक मिलेगी, 60 साल तक, और आपके मरने के 60 साल तक आपके परिवार को दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है ड्यूरेशन फॉर कॉपीराइट, ठीक, ड्यूरेशन फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑफ cinematograph, film, photographs and sound recording etc is 60 year from the date of publication। सेकेंड एक्ट कहता है भाई, अगर आपने सिनेमेटोग्राफ, कोई फिल्म, कोई फोटोग्राफ, कोई साउंड रिकॉर्डिंग की, तो जिस दिन से आपने रिकॉर्डिंग की उस दिन से लेकर के 60 साल तक आपको पैसे दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप सपोज करिए कोई खोज 40 ईयर में की, यानी कि 40 साल के हैं, और आप 60 साल तक जाते जाते डेड हो गए, तो आपके 20 साल ये प्लस 40 साल और, यानी कि 60 साल आपको पैसे दिए जाएंगे। यानी कि आपके जब से आपने पब्लिश जो भी पेटेंटिंग कराई है उसके 60 साल तक आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक। तो ये होता है कॉपीराइट के टाइप्स और इसके प्रोटेक्शन। अब आगे बात करते हैं हम ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट अंडर कॉपीराइट एक्ट 1953। यानी कि जो भी कॉपीराइट, जो भी पेटेंटिंग कराया मैंने, उसका कॉपीराइट यानी कि उसका मालिक कौन होगा, अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो भाई जो कॉपीराइट कराया उसका मालिक कौन होगा, उसका ओनरशिप होगा। भाई अगर मैंने कोई खोज की है, कोई इन्वेंशन की है, कोई साउंड रिकॉर्ड किया है, कुछ भी किया है, तो उसका मालिक मैं होगा, ठीक। यानी कि अगर मैंने कोई खोज किया है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग की है, कोई भी चीज़ किया है, तो उसका मालिक मैं हूँगा, ठीक, मैं हुआ। अगला इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे द ऑथर ऑफ वर्क इज फर्स्ट ओनर ऑफ एनी कॉपीराइट। यानी कि जो इसको किया है, यानी कि जिसने जिस चीज़ पे वर्क किया है उसका पहला ओनर वही होगा, यानी कि पहला मालिक वही है। सेकेंड आता है इट द वर्क हैज़ बिन क्रिएटेड अंडर द एम्प्लॉई मस्ट सर्विसेज ऑफ एनी एम्प्लॉयर देन एम्प्लॉय विल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द वर्क। मान लीजिए भाई किसी संस्था में हम कार्य कर रहे हो, लाइक IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हम कार्य कर रहे हो। अब उस इंस्टीट्यूट में रह कर के हम किसी ऐसे प्लांट की खोज किया जो बहुत सारे यील्डिंग देते, यानी कि वो कोई क्रॉप प्लांट खोजा जो बहुत अच्छी वैरायटी का हो, तो उस वैरायटी यानी कि जो चीज़ मैंने खोजी है उसका ओनर मैं हूँगा, ना कि ARI होगा, यानी कि इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर
रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं होगा, बल्कि मैंने खोज की है, तो उसका जो भी ओनर होगा वो मैं ही हुआ, ठीक, क्योंकि मैंने उसकी खोज की। थर्ड आता है, इट इज़ डन बाई 2 or many author, ऑल द author हैज़ ज्वाइंटेड ओनरशिप ऑफ द वर्क। अगर मैंने काम इसको अकेले किया तो मैं इसका अकेले का मालिक हुआ। अगर इसको कई लोग 2 4 5 लोग ने एक ग्रुप में मिलकर किया तो पूरा ग्रुप उसका क्या हुआ, मालिक हुआ, ठीक। आगे समझते हैं। सिंबल, कॉपीराइट सिंबल इज डिनोटेड बाई सी सर्कल, यानी कि जो कॉपीराइट का सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी किसी को एक सर्कल में कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कॉपीराइट सिंबल्स कहते हैं। रिटन एज कॉपीराइट सी सर्कल 2009 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, यानी कि जो ये कॉपीराइट का सिंबल है इसको 2009 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने दिया था। अब आता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। स्टूडेंट, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। फिर आता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, यानी कि कॉपीराइट का उल्लंघन करना, यानी कि भाई जो भी चीज़ें हमने की है उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो वो इन्फ्रिंजमेंट कहलाता है, ठीक। यानी कि मैंने कोई भी चीज़ की है, अगर उसका कोई उल्लंघन कर रहा है तो हम उस पर इन्फ्रिंजमेंट लगा सकते हैं, यानी कि उसका अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। कहने का मतलब भाई अगर मैंने कोई चीज़ें खोजी, ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ें मैंने खोजी, कोई मैंने बुक पब्लिश की, किसी पब्लिशर को दिया, उससे मैंने बोला कि ये मेरा बुक है आप इसको पब्लिश करो। मैंने बोला कि आप भाई 500 बुक मेरे पब्लिश करो, और वो क्या करे कि ज़्यादा कर दे, तो वो क्या होता है, इसका मतलब ये कि मैंने भाई किसी आथर को दे दिया, मतलब मैंने कोई चीज़ लिखी, ठीक। अब मेरे इजाज़त के बिना अगर कोई मेरी चीज़ को यूज कर रहा है तो उसका क्या हुआ, इन्फ्रिंजमेंट हुआ। आप इस तरीके से समझिए। आगे समझते हैं हम लोग। रेमेडीज आर फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, क्या क्या इन रेमेडीज़ हैं इसके, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कॉपीराइट के। तो जो कॉपीराइट के रेमेडीज़ है, यानी कि धोखाधड़ी, जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे रेमेडीज़ का मतलब ये है कि भाई कोई धोखाधड़ी कर रहा हो, जिसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, यानी कि जो दंड बनाए गए हैं वो 2 प्रकार से हैं, ठीक। पहला है सिविल रेमेडी और दूसरा है आपका क्रिमिनल रेमेडी, यानी कि अगर आपके साथ कोई रेमेडी कर रहा है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहला है, जैसे मान लीजिए आपने सिविल रेमेडी में पहला आता है इंजेक्शन, तो इसका मतलब ये है आपका कोई उल्लंघन करे, जैसे हमने एक बुक ली और उस बुक को एक पब्लिशर को दे दिया पब्लिश करने के लिए, छपाई करने के लिए, छापने के लिए। मैंने उससे बोला कि भाई आप 500 पीस यानी कि 500 कॉपी छापना, और वो क्या करे 500 के बजाय 5000 कॉपी छाप दे, तब क्या होगा उस कंडीशन में, तब हम इसको क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। यानी कि तब हम उस पर क्लेम कर सकते हैं, भाई मैंने तो इतना बोला था आप इतना क्यों छाप दिए, ठीक। तो उस पर हम लोग ब्लेम कर देंगे। तब उस अवस्था में जो आपका रेमेडी है वो क्या कहता है, द कोर्ट प्रोवाइड, यानी कि कोर्ट कहेगा आर्डर फॉर द प्रिवेंटिंग स्टॉपिंग ऑफ इन्फ्रिंजमेंट कॉपीराइट, यानी कि जो भी छपाई हुई है अब उसको रोक दिया जाए वहीं पे, और जितना उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किया जाए, ठीक। फिर आता है डैमेज। डैमेज क्या कहता है, डैमेज ये कहता है कि भाई जो भी चीज़ें आपने नुकसान की है, कहने का मतलब जो भी आपने एक्स्ट्रा चीज़ें बना दी है पहले इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, यानी कि 3500 के बजाय 5000 बजाय आपने 4000 5000 छाप दिया, जो 4500 एक्स्ट्रा आपने छापे उसको आप डिस्ट्रॉय कर देंगे, और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, कोर्ट का ये दूसरा ऑर्डर होगा, तो उसको वो जला देंगे या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेकेंड आता है प्रॉफिट ऑफ ओनर, और यानी कि अगर आपने जितने भी कॉपियाँ बेची हैं आप और यानी कि टोटल जितने आपने 4500 बनाए हैं उन सारे का
पैसा आपको पे करना होगा, यानी कि उन सारे कास्ट आपको देने होंगे जितना आपने उसको भरा है, यानी कि जितना आपने एक्स्ट्रा छापा उसकी रिकवरी करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये था इसका रेमेडी, यानी कि सिविल रेमेडी। सेकंड आता है क्रिमिनल रेमेडी। क्रिमिनल रेमेडी क्या कहता है भाई, अगर आपके ऊपर कॉपीराइट लग गया, यानी कि आपने कोई जो है कि कार्य कर दिया ऐसा कि जो दंड के लायक हो, यानी कि कोई उल्लंघन कर दिया, तब सिविल रेमेडी कहता है अगर आपने इन्फ्रिंजमेंट किया है तो आपको 6 महीने से 3 महीने की जेल हो सकती है और आपको 50,000 से 2 लाख का जुर्माना भी, फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये क्या कहता है, आपका क्रिमिनल रेमेडी कहता है, यानी कि अगर आपने कोई इन्फ्रिंजमेंट, कोई कॉपीराइट्स पे उल्लंघन किया है तो आपको इन्फ्रिंजमेंट की तरफ से 6 महीने से 3 साल की जेल और 50,000 से 2 लाख का आपको जो है कि फाइन मारा जा सकता है, यानी कि आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो ये टोटल बातें रहीं इन कॉपीराइट के बारे में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेडमार्क के बारे में समझेंगे कि टीएम यानी कि ट्रेडमार्क क्या होता है। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप तो हमसे व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे नोट्स PDF अवेलेबल है। और अगर आप सीक्वेंस से वीडियो चाहते हैं कि भाई एक सीक्वेंस से वीडियो मिले, स्टेप बाय स्टेप, जो भी लीनियर सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, टॉपिक वाइज अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, PSC 4 सेमेस्टर के या फिर जिस भी सेमेस्टर के आप उसमें चले जाइए, वहाँ पे सारे वीडियोस लेक्चर एक प्रॉपर लाइन से अरेंज है, आप देख सकते हैं और अपने सेमेस्टर की तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में ट्रेडमार्क के साथ, कि ट्रेडमार्क क्या होता है इसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे।